प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एवं क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेटेड वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस टॉपिक से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। हार को अगर दिल से लगाओगे तो कमजोर बन जाओगे, और अगर सीख बनाओगे तो खुद का इतिहास रच जाओगे। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपदाओं का परिचय। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आपदाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आपदाओं को पूरी तरह रोकना, ऑप्शन सी आपदा के प्रभावों को कम करना और राहत कार्य करना, या फिर ऑप्शन डी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी आपदा के प्रभावों को कम करना और राहत कार्य करना। आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो है आपदा के प्रभावों को कम करना और राहत कार्य शुरू करना। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है 2001, ऑप्शन बी वर्ष 2005, ऑप्शन सी वर्ष 2010, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1999। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था, लागू किया गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी वर्ष 2005। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम एनडीएमए भी बोलते हैं यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से प्रश्न में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, या फिर ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। 4 ऑप्शन को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है और सोच समझ के इस प्रश्न का सही उत्तर लगाना है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, प्रधानमंत्री। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, इनमें से किसे साइलेंट किलर आपदा के रूप में भी जाना जाता है? चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा या फिर ऑप्शन डी सुनामी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस में साइलेंट किलर यानी आपदा के रूप में भी इनमें से किसे जाना जाता है। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी सूखा। साइलेंट किलर यानी कि आपदा के रूप में जिसे जाना जाता है साइलेंट किलर को, वो है सूखा। सूखे को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 5 जून, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है चक्रवात, ऑप्शन बी परमाणु दुर्घटना, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी भूकंप। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा है। चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी परमाणु दुर्घटना। निम्नलिखित में से जो एक मानव निर्मित आपदा मानी जाती है वो है परमाणु दुर्घटना। परमाणु जो विस्फोट होता है वो एक प्रकार की मानव निर्मित आपदा होती है, मानव निर्मित डिजास्टर की जो घटना है वो होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको कि आप लोगों के इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अंदर आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए आज के इस टॉपिक का ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो लेकर के आया हूं। इसीलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप बड़े ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे, क्योंकि आप लोगों के इस एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 20 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में शेष बचा है। ऐसे में जो आपकी तैयारी है यह आप लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगी। अब बढ़ रहे साथियों सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस प्रकार की आपदा में जहरीली गैसों का रिसाव मुख्य रूप से शामिल होता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है जैविक आपदा, ऑप्शन बी परमाणु आपदा, ऑप्शन सी रासायनिक आपदा या फिर ऑप्शन डी भौगोलिक आपदा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
देखिए, आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि इनमें से किस प्रकार की आपदा में जहरीली गैसों का रिसाव मुख्य रूप से होता है। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी, रासायनिक आपदा। निम्नलिखित में से जो रासायनिक आपदा है इसमें जहरीली गैसों का रिसाव मुख्य रूप से शामिल होता है। रासायनिक आपदा जो होती हैं उसमें जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही मात्रा में होता है। इसी वजह से ये एक प्रकार की जहरीली गैस होती हैं। रासायनिक आपदा जितनी भी होती हैं उनमें जहरीली गैसों का रिसाव होता है। जहरीली गैसें जो हैं वो उनसे निकलती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको अब बताना है कि महामारी इनमें से किस प्रकार की आपदा में वर्गीकृत इनको किया गया है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मानव निर्मित आपदा, ऑप्शन सी जैविक आपदा या फिर ऑप्शन डी भौगोलिक आपदा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस प्रश्न में आपको बताना है कि महामारी जिसे हम पैंडेमिक भी बोलते हैं इनमें से किस प्रकार की आपदा में इसको वर्गीकृत किया गया है। चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी जैविक आपदा। महामारी जिसे हम पैंडेमिक भी बोलते हैं, जैविक आपदा की प्रकार को इसमें वर्गीकृत किया गया है। यानी जैविक आपदा जो है वो एक प्रकार की महामारी है जिसे इसमें वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9th क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी एक भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल आपदा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी चक्रवात या फिर ऑप्शन डी ओजोन परत की कमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी एक भौगोलिक आपदा है यानी कि ज्योग्राफिकल आपदा है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट। निम्नलिखित में से जो एक भौगोलिक आपदा मानी जाती है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है वो एक प्रकार की भौगोलिक आपदा होती है, ज्योग्राफिकल आपदा होती है, ज्योग्राफिकल डिजास्टर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों 10th क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि भूकंप इनमें से किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है मौसम संबंधी आपदा, ऑप्शन बी भूवर्गीय आपदा, ऑप्शन सी जैविक आपदा या फिर ऑप्शन डी सामाजिक आपदा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि भूकंप इनमें से किस प्रकार की आपदा के अंतर्गत आता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भूवर्गीय आपदा। यानी भूकंप जो है वो भूवर्गीय आपदा के अंतर्गत आता है। तो भूवर्गीय आपदा का जो प्रकार है वो एक प्रकार के भूकंप का प्रकार है। भूवर्गीय आपदा के कारण भूकंप जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सुनामी मुख्य रूप से इनमें से किस कारण से उत्पन्न होती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है भारी वर्षा के कारण, ऑप्शन बी समुद्री भूकंप के कारण, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग के कारण या फिर ऑप्शन डी चक्रवात के कारण। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि जो सुनामी है वो मुख्य रूप से इनमें से किस कारण से उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी समुद्री भूकंप।
भारत में समुद्री भूकंप के कारण मुख्य रूप से सुनामी जो है वो भारत में उत्पन्न होती है। सुनामी का जो मुख्य कारण होता है उत्पन्न होने का वो होता है समुद्री भूकंप। जब समुद्र में भूकंप आता है तो उस वजह से सुनामी जो है वो सागर में उत्पन्न होती है। समुद्र में भूकंप के कारण समुद्र के अंदर सुनामी लहरें जो है वो उत्पन्न होना शुरू होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12th क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चक्रवात इनमें से किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान और मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात इनमें से किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी तमिलनाडु और ओडिशा। भारत में सबसे अधिक जो चक्रवात आते हैं वो तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य में आते हैं, जिनके कारण ये जो राज्य हैं इन राज्यों से रिलेटेड जितने भी जिले हैं, क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, वो चक्रवात तूफान से निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि बाढ़ का मुख्य कारण इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है वनों की कटाई, ऑप्शन बी ग्लेशियर का पिघलना, ऑप्शन सी भारी वर्षा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि बाढ़ का मुख्य कारण इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से अच्छे से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, बाढ़ का जो मुख्य कारण माना जाता है वो वनों की कटाई, ग्लेशियर का पिघलना और भारी वर्षा, ये तीनों ही मुख्य कारण जो हैं वो बाढ़ के हैं। इन तीनों ही कारणों से बाढ़ जो है वो आती है। मुख्य कारण ये तीनों ही माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, यानी वनों की कटाई, ग्लेशियर का पिघलना और भारी वर्षा के कारण बाढ़ जो है वो आती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित भारतीय राज्य इनमें से कौन सा था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं, राज्यों के नाम हैं, जिनमें से आपको सही उत्तर का सिलेक्शन करना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर इन चारों ही स्टेट्स में से कौन सा है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा था। ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी तमिलनाडु, यानी कि वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भारतीय राज्य जो था वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्ष 2004 के अंदर विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण ये जो राज्य है वो बुरी तरह से सुनामी के कारण प्रभावित हुआ था, इसका इफेक्ट आया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, जिसे हम नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी कहते हैं, ये इनमें से कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी मुंबई। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है, किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। चारों ही भारत के अलग अलग महानगरों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी दिल्ली, यानी भारत में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन विशेष रूप से पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। यह क्वेश्चन 100% आपसे इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ऑप्शन है, वर्ष 1984 में भारत में हुई भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस रासायनिक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि वर्ष 1984 में भारत में हुई भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस रासायनिक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। चार ऑप्शंस हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग गैसों के नाम हैं जो कि अलग अलग रासायनिक गैसें हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी के में इनमें से कौन सी गैस का रिसाव जो है वो हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइट, यानी कि वर्ष 1984 में भारत में हुई भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव बहुतायत में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि चरनोबिल आपदा इनमें से किस देश में हुई थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी रूस। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि चरनोबिल आपदा इनमें से किस देश में हुई थी। चार ऑप्शंस हैं, चारों ही अलग अलग देशों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यूक्रेन। यूक्रेन में चरनोबिल आपदा जो है वो हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि तेल रिसाव, जिसे हम ऑयल स्पेल भी बोलते हैं, मुख्य रूप से इनमें से किस कारण से होता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है समुद्री भूकंप, ऑप्शन बी तेल टैंकर दुर्घटना, ऑप्शन सी सुनामी या फिर ऑप्शन डी पर्वत विस्फोट। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि तेल रिसाव, जिसे हम ऑयल स्पेल भी बोलते हैं, मुख्य रूप से इनमें से किस कारण से होता है। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से चेक कर सकते हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन इस क्वेश्चन के लिए करना होगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी तेल टैंकर दुर्घटना। तेल रिसाव मुख्य रूप से तेल टैंकर दुर्घटना के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए इनमें से कौन सा संगठन इनमें से कार्य करता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग संगठनों के नाम हैं जो कि अलग अलग कार्यों के कारण इन संगठनों का गठन किया गया था। तो चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने एनजीटी, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी NDMA या फिर ऑप्शन डी WWF। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
देखिए, आपको बताना है कि मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए इनमें से कौन सा संगठन इनमें से कार्य करता है। चारों ही ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। चारों ही अलग अलग संगठनों के नाम हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, एनडीएमए। मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एनडीएमए संगठन जो है वो कार्य करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्घटना स्थल इनमें से कौन सा माना जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है चेरनोबिल, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी 3 मील आइसलैंड या फिर ऑप्शन डी फुकुशिमा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्घटना स्थल इनमें से कौन सा माना जाता है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए चेरनोबिल। दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्घटना स्थल जो माना जाता है वो है चेरनोबिल। चेरनोबिल में सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना जो है वो हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि भारतीय मौसम विभाग, जिसे हम इंडियन वेदर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ये इसकी स्थापना इनमें से कब हुई थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है वर्ष 1854, ऑप्शन बी वर्ष 1875, ऑप्शन सी वर्ष 1890 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1901। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना इनमें से कब की गई थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 1875। भारत में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि आपदा प्रबंधन में मिशन मोड इनमें से किस संगठन द्वारा लागू किया जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग संगठनों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी एनडीएमए या फिर ऑप्शन डी नासा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन में मिशन मोड इनमें से किस संगठन के द्वारा लागू किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी एनडीएमए। यानी कि आपदा प्रबंधन में मिशन मोड जो है वो एनडीएमए संगठन के द्वारा लागू किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम एनडीआरएफ भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शहरों के नाम हैं जो कि भारत में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय इनमें से भारत के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी गुरुग्राम। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए नई दिल्ली। यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम एनडीआरएफ भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। एनडीआरएफ का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस आपदा में ड्रॉप, कवर एंड होल्ड तकनीक अपनाई जाती है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी बाढ़ या फिर ऑप्शन डी सुनामी।
जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। क्वेश्चन में एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस आपदा में ड्रॉप, कवर एंड होल्ड तकनीक इनमें से अपनाई जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, चारों ही अलग अलग आपदाएं हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी, भूकंप। भूकंप जो आपदा है इसमें ड्रॉप, कवर और होल्ड तकनीक का यूज किया जाता है। ये जो तकनीक है ये भूकंप में अपनाई जाती है। ड्रॉप, कवर और होल्ड टेक्निक जो है वो भूकंप में अपनाई जाती है। भूकंप में ये जो टेक्निक है ये काम में ली जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप अपनी आज की इस क्लास के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी रणनीति बाढ़ से बचाव के लिए उपयुक्त है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है जंगलों की कटाई, ऑप्शन बी नदी का सीधा मार्ग बनाना, ऑप्शन सी जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण या फिर ऑप्शन डी भूजल स्तर कम करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बाढ़ से बचाव के लिए इनमें से उपयुक्त है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण। निम्नलिखित में से जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण जो तकनीक है ये बाढ़ से बचाव के लिए उपयुक्त रणनीति मानी जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र का जो संरक्षण जब किया जाता है जिसके कारण बाढ़ से बचाव जो है वो होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि आपदा न्यूनीकरण में पहला कदम इनमें से क्या होता है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है पुनर्वास, ऑप्शन बी पूर्व चेतावनी प्रणाली, ऑप्शन सी राहत वितरण या फिर ऑप्शन डी प्रतिक्रिया कार्रवाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि आपदा न्यूनीकरण में पहला कदम यानी फर्स्ट स्टेप्स इनमें से कौन सा होता है, क्या होता है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इसमें से करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पूर्व चेतावनी प्रणाली। आपदा न्यूनीकरण में जो फर्स्ट स्टेप माना जाता है, पहला कदम माना जाता है वो होता है पूर्व चेतावनी प्रणाली का। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस मंत्रालय के तहत इनमें से काम करता है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ही अलग अलग मंत्रालयों के नाम हैं जो कि केंद्र सरकार की अलग अलग मंत्रालय हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। आपको बताना है कि एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इनमें से किस मंत्रालय के तहत आता है, किस मंत्रालय के अंडर में यह जो है कार्य करता है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग मंत्रालयों के नाम हैं जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इनमें से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो कार्य है वो इस मंत्रालय के अधीन ये जो संगठन है ये करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस तकनीक से चक्रवात की पूर्व चेतावनी इनमें से दी जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ,
ऑप्शन बी रडार और सैटेलाइट, ऑप्शन सी टेलीस्कोप या फिर ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस तकनीक से चक्रवात की पूर्व चेतावनी इनमें से दी जाती है। चारों ही अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनसे अलग अलग आपदाओं का जो जानकारी है, आपदाओं की जो नाप है वो इनमें से ली जाती है। इनके द्वारा अलग अलग आपदाओं को जो है वो मापा जाता है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रडार और सैटेलाइट। निम्नलिखित में से चक्रवात की पूर्व चेतावनी के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है, काम में ली जाती है, वो है रडार और सैटेलाइट। जब चक्रवात तूफान आते हैं भारत के अंदर तो रडार और सैटेलाइट टेक्निक के माध्यम से इस चक्रवात तूफान के लिए पहले ही भारत में अलर्ट कर दिया जाता है। रडार और सैटेलाइट से चक्रवात तूफान की पूर्व जानकारी जो है वो सटीक रूप से मिल पाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क इनमें से कब अपनाया गया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है वर्ष 2005, ऑप्शन बी वर्ष 2010, ऑप्शन सी वर्ष 2015 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2020। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क इनमें से कब अपनाया गया था। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी वर्ष 2015। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2015 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है वर्ष 2001 में आए भुज भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर इनमें से कितनी थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग तीव्रताएं हैं जो कि रिएक्टर स्केल पर मापी गई थी। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। आपको बताना है कि वर्ष 2001 में आए गुजरात के भुज भूकंप की तीव्रता इनमें से कितने रिएक्टर स्केल पर मापी गई थी। ऑप्शन है 5.9, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 7.7 या फिर ऑप्शन डी 8.1। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि वर्ष 2001 में आए गुजरात के भुज भूकंप में इनमें से इस भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पर इनमें से कितनी थी, कितनी मापी गई थी। चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 7.7। वर्ष 2001 में आए गुजरात के भुज के भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन टॉपिक से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से भी 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अलग अलग सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें, तो जो कि आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।